हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि हमें पता है 11 सितंबर 2020 को कॉन्जरिंग 3 मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट है। मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हॉरर मूवीज की एक ऐसी सीरीज की जिससे रिलेटेड कई मूवीज आई हैं, पर उसे समझने में हमें हमेशा थोड़ी मुश्किल आई है कि ये सब सेम कैरेक्टर एक मूवी से बिल्कुल ही दूसरे मूवी में कैसे पहुंच जाते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं। हम बात कर रहे हैं कॉन्जरिंग, एनाबेल और नन सीरीज यानी कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स की। तो इस यूनिवर्स की अब तक टोटल 8 मूवीज हैं जिनमें से 7 ऑलरेडी आ चुकी हैं। वो है द कॉन्जरिंग जो 2013 में आई थी, एनाबेल 2014 में आई थी, द कॉन्जरिंग 2 2016 में आई थी, एनाबेल क्रिएशन 2017 में आई थी, द नन 2018 में आई थी, एनाबेल कम्स होम 2019 में आई थी और द कर्स ऑफ ला यूरोना 2019 में जो आई थी। और 8th पार्ट है द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट जो 2020 में आने की पॉसिबिलिटी है। पर इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो मूवीज आई हैं वो प्रॉपर क्रोनोलॉजी में नहीं आई है। बाद के इवेंट्स की मूवी पहले आ गई और पहले के इवेंट्स की मूवी बाद में आई। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ईयर वाइज क्या क्या हुआ और इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। इस सीरीज की जो सही क्रोनोलॉजी है वो है पहला द नन जो कि 2018 में आई थी, एनाबेल क्रिएशन जो 2017 में आई थी, एनाबेल जो 2014 में आई, द कॉन्जरिंग जो 2013 में आई, एनाबेल कम्स होम जो 2019 में आई थी, द कर्स ऑफ ला यूरोना जो 2019 में आई थी, द कॉन्जरिंग 2 जो 2016 में आई थी और फाइनली द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट जो 2020 में आएगी। यानी कि अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ये सब शुरू होता है 1952 से जिसकी कहानी द नन मूवी में है। ये मूवी 2018 में आई थी जिसमें 1952 की स्टोरी बताई गई है। इसमें एक फादर और कुछ नन्स मिलकर एक ऐसी नन जो कि एक इविल आइडेंटिटी है उसको रोकने के लिए दिन रात शिफ्ट्स में काम करती हैं, जो कि किसी ह्यूमन बॉडी को होस्ट बनाकर रियल वर्ल्ड में आना चाहती है। वो जिस एबी में काम कर रहे होते हैं वो दरअसल मिडिल एज के एक ड्यूक ने बनवाया होता है जो गॉड से ज्यादा सैटेनिक पावर में बिलीव करता था और वो वेलेक नाम के शैतान को बुलाने में कामयाब हो जाता है, पर उसे क्रिश्चियन नाइट्स टाइम पर रोक लेते हैं। हालांकि उन लोगों ने वेलेक की झलक देख ली थी। एक लोकल आदमी फ्रेंची की मदद से फादर बर्क और सिस्टर इरीन वेलेक को वापस हेल भेज देते हैं। पर वेलेक दरअसल हेल गई ही नहीं, वो फ्रेंची के अंदर घुस गई थी और हेल जाने से बच गई थी और उसी के थ्रू वो विलेज से बाहर चली जाती है। अब दूसरी कहानी जो है वो है 1943 की, जब एक सैमुअल मुलेन नाम का डॉल मेकर और उसकी वाइफ एस्थर एक कार एक्सीडेंट में अपनी 7 साल की बेटी को खो देते हैं जिसका नाम एनाबेल होता है। 12 साल के बाद म्यूलिन्स अपना घर एक तरह से अनाथ लड़कियों का घर बना देते हैं और एक नन को रख लेते हैं जो उनकी देखभाल करे। पर उनमें से एक लड़की गलती से एक लॉक्ड रूम खोल देती है और उस डॉल को देख लेती है और अनइंटेंशनली उस शैतान को आजाद कर देती है जो उस घर को और उसमें रहने वालों को परेशान करने लगती है। बाद में पता चलता है कि दरअसल म्यूलिन्स ने ही जानबूझकर शैतान को अपने घर में जगह दी थी अपनी बेटी को वापस लाने के चक्कर में, और अब उस डॉल की आत्मा को इंसानी शरीर की जरूरत थी और आखिर उसने एक बेचारी अनाथ लड़की के बॉडी पर कब्जा कर लिया था। उस लड़की को एक अच्छी सी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम एनाबेल रख दिया जाता है। वो लड़की वहाँ ही बड़ी होती है, पर एक दिन वो वहाँ से भाग जाती है और एक कल्ट को ज्वाइन कर लेती है और वापस आकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स को मार डालती है। उनका जो घर था वो जॉन और मिया फॉर्म के घर के पड़ोस में ही था जो 2014 में आई एनाबेल मूवी में लीड रोल में थे। जॉन ने मिया को एक डॉल गिफ्ट की थी उस बच्ची के लिए जो अभी पैदा ही नहीं हुई थी, पर जब एनाबेल और उसके बॉयफ्रेंड ने एनाबेल के पेरेंट्स को मार दिया था वो फॉर्म रेसिडेंस आ गए जहाँ एनाबेल को मिया की डॉल को देखते ही उसे वो पसंद आ गई थी। जब ह्यूमन एनाबेल मर जाती है तो उसके अंदर से डीमन निकलकर डॉल में चली जाती है और अब डॉल की डीमन शक्तियाँ फॉर्म फैमिली को डराने लगती है। अपनी न्यूबॉर्न बच्ची की जान बचाने के लिए मिया अपनी आत्मा का सौदा कर लेती है और खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, पर जॉन और मिया की दोस्त एवेलिन टाइम पर आकर उसे बचा लेती है और फैमिली को बचाने के लिए एवेलिन अपनी ही जान दे देती है। और अंत में दिखाते हैं कि एक औरत टॉय शॉप से उसी डॉल को खरीद रही होती है ताकि वो अपनी बेटी को गिफ्ट कर सके, जो कि एक नर्स होती है। अब अगली कहानी आती है 1968 की, जिसमें अब वही नर्स है और डीमन उसकी डॉल में है।
वॉरेंस कपल उस नर्स की डॉल को ले लेते हैं और उसे अपने घर के बेसमेंट में बने केस में रख देते हैं, जिस रूम में सारे सुपरनेचुरल चीजों से जुड़े सामान होते हैं। दरअसल ये जो वॉरेंस है, ये रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड एक ऐसे कपल हैं जो रियल लाइफ में जहाँ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी वहाँ पर जाते थे और वहाँ के लोगों को इन सुपरनेचुरल आइडेंटिटीज से छुटकारा दिलाते थे। खैर, इसमें भी यही दिखाया है कि एड और लॉरेन वॉरेन जो है वो मानते हैं कि कोई भी भूत या डीमन जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, तो वो दरअसल फैमिलीज को इन आत्माओं से छुटकारा दिलाकर उस ऑब्जेक्ट को जब्त कर लेते हैं और अपने घर में बने बेसमेंट में उस ऑब्जेक्ट को ले जाकर के रख देते हैं। तो 1971 तक वो डॉल बेसमेंट में ही रही और वॉरेंस यूनिवर्सिटी में डेमोनोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं। वो वहाँ पर एक फुटेज दिखाते हैं जिसमें मॉरिस नाम का एक आदमी पजेस्ड होता है जो अपनी बीवी को मारने के बाद खुद को मारने की कोशिश करता होता है। तो लेक्चर के दौरान कैरोलिन पैरन नाम की एक औरत होती है जिसकी फैमिली अभी अभी रोड आइलैंड फार्म हाउस शिफ्ट हुई होती है जहाँ उन्हें एक आत्मा परेशान कर रही होती है। तहकीकात करने पर वॉरेंस को पता चलता है कि वो घर दरअसल ऐसी जमीन पर बना हुआ है जहाँ एक टाइम पर बैथशेबा नाम की विच हुआ करती थी। पर ये सब पता लगाने में थोड़ी देर हो जाती है। बैथशेबा कैरोलिन पर कब्जा कर लेती है और वो अपने बच्चों को घर लाकर मार देना चाहती थी। वॉरेन सही समय पर आ जाते हैं और बैथशेबा के कर्ज को हटा देते हैं और वो सब आराम से वहाँ रहना कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि मॉरिस, जो कि दरअसल फ्रेंची होता है, वो 50s का भला आदमी जो कुछ टाइम रोमानिया में रहने के बाद वापस घर आ गया था, डीमन नन को अपने अंदर लेकर वापस आ गया है। अब जब एड और लॉरेन एक रात इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो जाने से पहले वो एक लड़की मैरी एलन को अपनी बेटी की बेबी सिटिंग के लिए रख जाते हैं। पर मैरी एलन की दोस्त डैनियला बिन बुलाए वहाँ आ जाती है। उसे वॉरेंस के बारे में पता होता है और वो अपने पिता से कांटेक्ट करने के चक्कर में वहाँ आती है। वो जानबूझकर बेसमेंट वाले रूम में चली जाती है जहाँ सारे सुपरनेचुरल सामान रखे होते हैं और वो अपनी बेवकूफी में एनाबेल और बाकी सभी भूतों को और डीमंस को वहाँ से आजाद कर देती है। अंत में एनाबेल को वापस अपने केस में पहुंचा दिया जाता है। अगली कहानी 1973 की है, जब एना टाटे ग्रेशिया, जो कि एक सोशल वर्कर होती है, जब वो पेट्रिशिया के बेटे को लेकर पुलिस के पास पहुंचती है और अनजाने में स्पिरिट को एक्सेस मिल जाता है उसे मारने का। इस चक्कर में एना के खुद के बच्चे उस स्पिरिट के टारगेट बन जाते हैं, इसलिए एना फादर पेरेस के पास जाती है और हेल्प मांगती है, जिनका ऑलरेडी इविल नन से पाला पड़ चुका होता है, तो वो ये सारी चीजें जानते होते हैं। वो उसे एक दूसरे प्रीस्ट रेफेल ओल्वेरा के बारे में बताते हैं जो इन सबसे मुक्ति दिला सकता है। फादर हेल्प करते हैं और एना और उसके बच्चे सेफ हो जाते हैं। एना वो नेकलेस रख लेती है जो कभी वेलिंग वुमेन का हुआ करता था, पर वो उस नेकलेस को रेफेल को दे देती है, जो उस नेकलेस को वॉरेंस को दे देते हैं ताकि वॉरेंस उस नेकलेस को अपने बेसमेंट में रख ले जहाँ पे बाकी सारे पजेस्ड आइटम होते हैं। उसके बाद 1976 में इविल नन यानी वेलेक की वापसी होती है, जब वॉरेंस पेशेवर भूतों को भगाने वाले कपल बन चुके होते हैं और बाकियों की भलाई के लिए वो ये काम करते होते हैं। 1976 के स्टार्टिंग में वॉरेंस एमिटीविल मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और लॉरेन का नन से आमना सामना हो जाता है। लॉरेन पता लगा लेती है कि उस नन का असली नाम वलेक है। लॉरेन को बार बार वलेक के विजन आते हैं, तब भी जब वो और उसका हस्बैंड इंग्लैंड ट्रेवल करने जाते हैं जहाँ हॉडसन फैमिली को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस फैमिली पर किसी ने शाप दिया था ताकि वो लोग मशहूर हो जाएं। वॉरेन अपना सामान बांधकर वापस जा ही रहे होते हैं कि लॉरेन को वापसी के रास्ते में एहसास होता है कि इन सब के पीछे दरअसल वेलेक ही है। वो वापस आते हैं और फैमिली को बचाने की कोशिश करते हैं। लॉरेन और वेलेक की लड़ाई होती है और वेलेक के नाम का यूज करके लॉरेन उसे कंट्रोल कर लेती है और वापस हेल भेज देती है और यहाँ पे कहानी खत्म होती है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि एंड में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब राजी खुशी रहने लगे हैं। पर अब नई फिल्म आने वाली है, देखें इसमें एनाबेल आती है या फिर वेलेक या दोनों ही, और ये कहानी आगे की है या पहले की है, ये सब अब मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी टाइमलाइन कॉन्जरिंग यूनिवर्स की। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।